हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जनरल स्टडी टीवी में। उम्मीद करते हैं सारे लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान का इतिहास के बारे में पिछले 2 लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से कंपनी के शासन को रेगुलेट करने की कोशिश किया जाता है ब्रिटेन संसद के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 के चार्टर एक्ट तक। और उसके बाद में ताज का शासन जब हुआ, उसके बाद स्वतंत्रता संघर्ष हुआ, तो किस तरह से स्वतंत्रता संघर्ष का प्रभाव के कारण ताज के शासन के दौरान भारत में संवैधानिक विकास हुआ। उसको 1858 के भारत सरकार अधिनियम से लेके 1935 के भारत सरकार अधिनियम तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं दोस्त। जब संविधान का इतिहास हम लोग पढ़ चुके हैं, इतिहास हम लोग जान चुके हैं, तो हम लोग अब जब स्वतंत्रता के कगार पर आ चुके हैं तो हम लोग एक स्वतंत्र भारत का संविधान बनाएंगे। क्योंकि इससे पहले देखिए कि अंग्रेज के आने से पहले राजा महाराजा हुआ करता था, तो वो अपने हिसाब से शासन करते थे। फिर अंग्रेज आया तो वो अपने हिसाब से शासन किया अपने फायदे के लिए। लेकिन जब हम लोग देश स्वतंत्र हो रहा था दोस्त, तो हम लोग सोचे कि जो अपना नागरिक है उसको किस तरह से शासन करेंगे, और किस तरह से शासन करेंगे तो उसके लिए एक संविधान बनाएंगे। तो वो संविधान बना इतिहास पर आधारित। तो उसी संविधान का निर्माण के बारे में आज इसमें पूरा डिटेल में, इतना डिटेल में पढ़ लेंगे कि आप ये वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद आपको संविधान के निर्माण से संबंधित अगर कहीं कोई भी परीक्षा होता है, उसमें प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्त। इस एक पूरा टॉपिक को, एक लेक्चर को देखिए, और मैं एक सुसज्जित तरीके से सजा के, मैंने ऐसा नहीं है कि हैफेजार्ड मैनर में, एक क्रोनोलॉजिकल तरीके से मैं सजाया हूँ आपके लिए। और एक ये आपका कंप्लीट नोट्स है दोस्त, तो नोट्स भी बना लीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए समझते हैं कि क्या संविधान का निर्माण हुआ। देखिए, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर है, भारतीय संविधान का निर्माण। पहले बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं कि संविधान के निर्माण होने से पहले क्या बैकग्राउंड हो रहा था, क्या पृष्ठभूमि तैयार हो रहा था उस समय। तो उसका पृष्ठभूमि तैयार करने से पहले देखिए कि क्या है पृष्ठभूमि। सबसे पहले दोस्त, मई 1934 ईस्वी में संविधान सभा का मांग स्वराज पार्टी द्वारा सर्वप्रथम किया गया था दोस्त। स्वराज पार्टी था एक उस समय में, जैसे कांग्रेस पार्टी था, तो उस समय स्वराज पार्टी भी एक था। तो स्वराज पार्टी के द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा का मांग किया गया। कब? मई 1934 में। तो संविधान सभा क्या है दोस्त? तो अब सबसे पहले संविधान सभा समझिए कि संविधान सभा क्या है। कहा कि संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा ही होगा। तो संविधान सभा एक बहुत सारे लोग का ग्रुप है दोस्त, समूह है, जिसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित होंगे और संविधान का निर्माण करेंगे। और ये संविधान सभा में बहुत सारे क्षेत्र के लोग आएंगे, बहुत सारे धर्म के लोग होंगे, बहुत सारे जाति के लोग होंगे, बहुत सारे पुरुष होंगे, महिला होंगे, सब मिलकर संविधान का निर्माण करेंगे। तो ये संविधान सभा का सर्वप्रथम मांग स्वराज पार्टी मई 1934 में किया था दोस्त। उसी साल 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा का गठन पर सर्वप्रथम विचार किया गया था। संविधान सभा का गठन का सर्वप्रथम विचार एम.एन. रॉय ने रखा था 1934 ईस्वी में। एम.एन. रॉय एक कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वप्रमुख लीडर थे दोस्त उस समय में। तो इसको ध्यान में रखिए कि क्या सिचुएशन बन रहा है। देख रहे हैं ना, 1930-34 के आसपास एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा का गठन का मांग किया जा रहा है। उसके बाद जब एम.एन. रॉय भी मांग कर दिए संविधान सभा का गठन का, तो उसके बाद में आपको पता है कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आधिकारिक रूप से संविधान सभा का गठन का मांग करता है। अंग्रेज से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल तरीके से संविधान सभा का गठन का मांग करता है। और यही रिजोल्यूशन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, आधिकारिक रूप से जो संविधान सभा का गठन का मांग का जो रिजोल्यूशन था, प्रस्ताव था, फैजपुर का अधिवेशन 1936 में होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें पास कर दिया जाता है। और उसके बाद में समझिए कि एक मांग के रूप में ब्रिटिश के सामने रखा जाता है कि हमको संविधान सभा का गठन चाहिए, मैं स्वतंत्र भारत का संविधान का निर्माण करना चाहता हूं। तो इस तरह से ये सब बैकग्राउंड बन रहा था। 1938 में जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि हम एक ऐसा संविधान बनाना चाहते हैं, एक ऐसा संविधान सभा बनाना चाहते हैं जो वयस्क मताधिकार पर आधारित हो और उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप न हो। बाहरी हस्तक्षेप का मतलब समझिए, जवाहरलाल नेहरू 1938 में बोल रहे हैं कि देखो, मेरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो प्रस्ताव पारित कर ही दिया है कि एक संविधान सभा का गठन होगा, लेकिन वो कैसा संविधान सभा होगा, तो वो बात बताते हैं जवाहरलाल नेहरू कि कैसा संविधान सभा होना चाहिए था। संविधान सभा ऐसा होना चाहिए कि वयस्क मताधिकार पर चुनाव किया जाना चाहिए। वयस्क मताधिकार का मतलब समझ रहे हैं दोस्त, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का बात किया जा रहा है कि जितने भी वयस्क हैं, जैसे में अगर मान लिया अभी 18 साल एज है वोट देने का अधिकार, तो
18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो सब वोट दे करके व्यक्ति को चुनाव करेंगे और वो व्यक्ति संविधान सभा में जाकर भारत के लिए संविधान का निर्माण करेंगे। ये बात कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू वयस्क मताधिकार पर। ठीक, इसको समझ लिए। कोई बाहरी हस्तक्षेप का नहीं होगा इसमें, मैंने जो ऐसा संविधान सभा होगा जिसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो उसमें बाहरी हस्तक्षेप करने का डर किनसे लगा हुआ था जवाहरलाल नेहरू को? उनको पता था कि अंग्रेज हो सकता है कि हस्तक्षेप करेगा जब हम संविधान बनाएंगे। तो वही बोलते हैं कि इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, मुझे एक ऐसा संविधान सभा चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू का डिमांड रहता है। तो इस तरह से देखिए, और एक परिस्थिति और डेवलप होता है, आपको पता होगा कि जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, उसके बाद 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ था दोस्त। तो जब प्रांतीय चुनाव हुआ था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जीता था उसमें अच्छा खासा बहुमत से, लेकिन मुस्लिम लीग को उसमें ज़्यादा बहुमत नहीं मिला था, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो अपना सरकार बना लेता है प्रांत में, जब सरकार बना लेता है, सरकार चलते रहता है दोस्त। आगे देखिए कि समय जब 1937 से सरकार चलना शुरू होता है तो 1939 के समय में आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। पूरा ग्लोबल पॉलिटिक्स को थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिएगा यहाँ कि किस तरह से जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, और द्वितीय विश्व युद्ध दोस्त जब शुरू होता है, जर्मनी में हिटलर रहता है और वो ब्रिटेन के खिलाफ मैंने संघर्ष करना अपना शुरू करता है। और एक समय में उसी समय सेम परिस्थिति में देखिए कि आप क्या हो रहा है यहाँ दोस्त। एक समय में यहाँ देखिए कि यहाँ यूरोप में जर्मनी के बीच और इंग्लैंड के बीच संघर्ष जारी हो रहा है हिटलर के समय में, और यहाँ भारत है दोस्त। अभी भारत है, अब भारत के साउथ ईस्ट एशिया में जापान जो है दोस्त, जापान भी इधर से हमला करने का तैयारी कर रहा था अपना भारत पर। ब्रिटिश भारत पर जापान भी हमला करने का तैयारी कर रहा था। दो दने से ब्रिटिश को चुनौती था, ब्रिटेन को चुनौती था। और उसमें क्या था कि ब्रिटेन सोचा कि जब मैं द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हो ही चुका है मेरा, तो क्यों ना भारत इतना बड़ा देश है, अब भारत में बहुत सारा सैनिक है, इसको भी मैं द्वितीय विश्व युद्ध में घसीट लेता हूं। तो भारतीय लोगों से बिना पूछे, बिना परमिशन लिए द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन क्या किया, भारत को सम्मिलित कर दिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जब भारत को सम्मिलित कर लिया गया बिना भारतीय के परमिशन के बगैर, तो 1939 ईस्वी में आपको पता है कि भारत जो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल था प्रांतीय सरकार को, वो सब इस्तीफा दे देते हैं, सारे के सारे लोग इस्तीफा दे देते हैं, बोलते हैं कि हम लोग से बिना पूछे तुम भारतीयों को किस तरह से भारत को शामिल कर लिया द्वितीय विश्व युद्ध में। तो इसी को जब प्रतिमंडल जब नाराज हो जाता है, कांग्रेस नाराज हो जाता है ब्रिटिश से, ब्रिटेन से, तो उसी को मनाने के लिए उस समय वाइसराय थे भारत में लीन लिथगो उसमें भारत का वाइसराय था दोस्त। और वो वाइसराय था, वो फिर कांग्रेस को खुश करने की कोशिश करता है और 1940 में बोलता है कि ये लो अगस्त का लेटेस्ट ऑफर। आप भी जानते हैं कि अभी के समय में मॉल में सेल चलता है, ऑफर चलता है, अगस्त का लेटेस्ट ऑफर। तो वो भी लेके आया अगस्त का लेटेस्ट ऑफर कांग्रेस के सामने। कौन? लीन लिथगो। और बोला कि देखो भाई, लीन लिथगो बोला कांग्रेस को कि देखो भाई, मैं तुम्हारे लिए अगस्त का लेटेस्ट ऑफर लाया हूं, और तुम इस बात पर सहमत हो जाओ कि तुम युद्ध में शामिल हो जाओ, तुम मुझे युद्ध में सपोर्ट कर दो, अंग्रेज को सपोर्ट करो, ब्रिटेन को सपोर्ट करो। और कांग्रेस को बोल रहा है, तो कांग्रेस को बोल रहा है, मनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब कांग्रेस भी बोलेगा कि ठीक है, मैं युद्ध में सपोर्ट तो करूंगा तुमको, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? मैं तुमसे इतना दिन से संघर्ष कर रहा हूं स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए, तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो कांग्रेस बोलता है कि मुझे आज़ादी चाहिए। तो उसमें लीन लिथगो था, तो अगस्त ऑफर में प्रावधान रहता है, बोलता है ठीक है, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, डोमिनियन स्टेट चाहिए। तो डोमिनियन स्टेट तो उसमें डिमांड नहीं था, पूर्ण स्वराज का मांग हो रहा था कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। आपको पता है 1929 में ही डोमिनियन स्टेट का कॉन्सेप्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दिया था, लेकिन पूर्ण स्वराज का मांग किया जा रहा था। लेकिन डोमिनियन स्टेट देने का बात किया था यहाँ, लेकिन बोला ये सैद्धांतिक रूप से था। जो अगस्त का ऑफर था ना, 1940 का जो अगस्त ऑफर था, वो सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। बोला चलो ठीक है, युद्ध समाप्त हो जाएगा, उसके बाद तुमको डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, तुम अपना संविधान सभा बना लेना। तुम्हारा यही ना मांग है कि संविधान सभा का हमको निर्माण करना है और संविधान बनाना है अपना। तो ये सैद्धांतिक रूप से यहाँ एक्सेप्ट कर लिया जाता है 1940 का अगस्त ऑफर में। लेकिन कांग्रेस बोलता है भाई, सिद्धांत अलग चीज है, प्रैक्टिकल अलग चीज है। आप कॉमन सेंस लगाइए, सिद्धांत क्या है? अभी के समय में थ्योरी बहुत सारा चीज है, लेकिन आप देखिए, बोला तो जाता है कि आदर्श समाज बनाना चाहिए, सिद्धांत है वो, लेकिन आदर्श समाज कभी बन पाया है? अभी बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो उसी तरह से सिद्धांत था। तो कांग्रेस को लगा कि ये सिद्धांत चीज है, सिद्धांत कभी लागू होगा कि नहीं होगा प्रैक्टिकल में हमको पता नहीं है। लेकिन वही कांग्रेस बोला इसको, लीन लिथगो को, कि हमको एक ऐसा
प्रैक्टिकल स्वरूप तैयार करके दो जिससे हमको भरोसा हो पाए कि तुम जब युद्ध खत्म हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध, तो तुम हमको संविधान सभा का निर्माण करेगा, लिखित रूप से हमको एक प्रपोजल दो। तो वही बात होता है। तो 1940 में तो फेल हो जाता है अगस्त ऑफर से कुछ फायदा नहीं निकला इसको। तो अगस्त ऑफर से जब कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिलता है और युद्ध दोस्त द्वितीय विश्व युद्ध चलते रहता है। आपको पता है एक साइड से जापान से प्रेशर आते रहता है और एक साइड से जर्मनी से युद्ध लड़ रहा होता है दोस्त, ब्रिटेन। और ब्रिटेन के एलाई कंट्री थे अमेरिका, चीन, रूस। तो चीन और अमेरिका, रूस तीनों मिलके ब्रिटेन पर प्रेशर बनाता है कि तुम कुछ भी करो यार, भारत का समर्थन लो, क्योंकि भारत के इतना बड़ा देश है, भारत के समर्थन के बिना मैं जापान से भी नहीं, मैंने जापान जो है भारत पर हमला करने की प्लान बना रहा है, तुम भारत के अगर समर्थन नहीं लेगा तो जापान हमला कर देगा भारत पर और जापान अपना क्षेत्र विस्तार कर लेगा। तो वो अमेरिका का प्रेशर और चीन का प्रेशर के वजह से ब्रिटेन परेशान रहता है, सोचता है किसी तरह से भारत हमको समर्थन कर दे इस युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में। तो द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन चाहता है, लेकिन भारत अड़ा हुआ रहता है। भारत बोलता है नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहीं से, भारत का मतलब समझिए उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था दोस्त, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन चाहिए था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बोलता है नहीं, मैं ऐसे क्यों समर्थन करूंगा, जो तुम यहां बात बोल रहा है। देखिए मैं इसको यहां मिटा के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि बात क्या बोला जा रहा है दोस्त। देखिए यहां संविधान क्या हो रहा है, यहां जर्मनी के खिलाफ अंग्रेज लड़ाई लड़ता है ब्रिटेन, तो क्या बोलता है जानते, तर्क देता है कि जर्मनी के खिलाफ भारत को समझाने आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समझाता है, उसमें महात्मा गांधी भी थे। अंग्रेज समझाता है कि जर्मनी के खिलाफ हमको युद्ध में सपोर्ट करिए, भारतीयों को बोल रहा है कि सपोर्ट करिए, क्योंकि जर्मनी जो है फांसीवादी सरकार का स्थापना करना चाहता है और जर्मनी मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है। तो हमारे उस समय के नेता थे तो वो भी बहुत ज़्यादा समझदार थे, कांग्रेस भी बहुत ज़्यादा समझदार था। वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं अगर तुमको समर्थन करता हूँ, तुम इसके खिलाफ हो कि नाजीवादी फांसीवादी सरकार के खिलाफ हो, ठीक है, वो मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है, उसके खिलाफ हो, ठीक। तुम किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो, स्वतंत्रता का सपोर्ट कर रहे हो। कांग्रेस बोल रहा है अंग्रेज को कि तुम स्वतंत्रता का सपोर्ट कर रहे हो, मानवाधिकार का सपोर्ट कर रहे हो, तो तुम हमें क्यों नहीं आजादी दे रहे हो भाई। मेरे को भी तो गुलाम बना के रखा है तुम, भारत को भी तुम भी तो एक बहुत बड़ा गुलाम के रूप में बना रखा है, तुम भी तो वही काम कर रहा है, तो मैं तुम्हें क्यों समर्थन करूं द्वितीय विश्व युद्ध में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बोलता है अंग्रेज को। तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मौका मिल जाता है कि ठीक है, मैं एक तुमको, मैंने तुम बोल रहा है गलत शासन कर रहा है, मैं अच्छा शासन कर रहा हूं, तो मैं अच्छा शासन कैसे मानूं तुमको, तुम भी तो मेरे ऊपर शोषण कर रहे हो, मेरे को उपनिवेश बना के रखे हो, मुझे भी आजादी दो, मैं आजाद हो जाऊंगा तो तुमको समर्थन करूंगा द्वितीय विश्व युद्ध में। तो ये डिमांड रख देता है कांग्रेस कि हमको आजादी दो, मैं तुम्हें द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन दूंगा। तो ये सब कहानी बैकग्राउंड में चलते रहता है दोस्त। तो क्या होता है जानते हैं, उसमें विंस्टन चर्चिल रहता है प्रधानमंत्री वहां का, इंग्लैंड का, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है और प्रेशर में वो एक क्रिप्स प्रस्ताव भेजता है भारत में, क्रिप्स मिशन भेजा जाता है दोस्त, क्रिप्स मिशन भेजा जाता है। और क्रिप्स मिशन का प्रावधान क्या रहता है कि क्रिप्स मिशन में बोला जाता है कि एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, डोमिनियन स्टेटस भी दिया जाएगा। इतना तक तो लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग सोचे थे कि चलो कुछ नहीं मिला, उससे अच्छा कुछ तो मिल रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपको पता है कि डिमांड था कंप्लीट पूर्ण स्वराज का, लेकिन फिर भी डोमिनियन स्टेटस भी लेने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि उसमें समझ रहे थे उसमें के लीडर कि चलो ठीक है डोमिनियन स्टेटस ही तो पहले दो तुम मुझे। लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव में क्या होता है, क्रिप्स प्रस्ताव को पता है कि जो वहां का ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक अध्यक्ष थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और उसके साथ पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, दो अन्य सदस्य थे। वो क्रिप्स प्रस्ताव भारत में 1942 में आता है दोस्त। उसमें प्रावधान रहता है क्या कि तुमको डोमिनियन स्टेटस भी दिया जाएगा युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और उसके बाद में तुमको संविधान सभा बनाने का भी बात कहा गया था। लेकिन उसमें एक शर्त रहता है, टर्म्स एंड कंडीशन रहता है क्रिप्स प्रस्ताव में, क्या जानते हैं वो टर्म्स एंड कंडीशन पर ध्यान दीजिए। वो टर्म्स एंड कंडीशन रहता है कि ये बात दोनों को स्वीकार होना चाहिए, मुस्लिम लीग को भी, कांग्रेस को भी। लेकिन मुस्लिम लीग को यह बात पता रहता है कि मैं एक संविधान सभा नहीं मानने वाला हूं। कहा कि क्रिप्स प्रस्ताव क्या बोला कि संविधान सभा तुमको हम एक्सेप्ट कर लिए, संविधान सभा का निर्माण कर लेना, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो पहले युद्ध में हमको समर्थन कर दो, ठीक है, और उसके बाद डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। लेकिन उस संविधान, ये दोनों बात मुस्लिम लीग को भी मान्य होना चाहिए था। आपको पता है कि 1937 में जब चुनाव हुआ था, प्रांतीय चुनाव, तब मुस्लिम लीग उसमें बहुत ज्यादा, उसको उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ था, कांग्रेस को ज्यादा बेनिफिट हुआ था। उसी समय से मुस्लिम लीग, आपको पता है कि पाकिस्तान नाम का देश का डिमांड कर रहा था। लाहौर अधिवेशन, लाहौर रिजोल्यूशन, लाहौर प्रस्ताव पास कर दिया था दोस्त। तो जब लाहौर रिजोल्यूशन पास हो चुका था उस समय, तो इसको पता था क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन वाला को, अंग्रेज को, कि मुस्लिम लीग तो
एक्सेप्ट करने वाला है नहीं एक संविधान सभा, पूरे देश का एक संविधान सभा कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा मुस्लिम। इसीलिए ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिया था क्रिप्स प्रस्ताव में कि दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मुस्लिम लीग बोला कि नहीं, मैं इस चीज को स्वीकार नहीं करता हूं। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव के क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, बोला कि एक संविधान सभा नहीं होगा। तो अब बताइए कि जब मुस्लिम लीग अस्वीकार कर दिया तो क्रिप्स प्रस्ताव क्या हो गया, फेल हो गया। क्रिप्स प्रस्ताव फिर बोला कि चलो ठीक है, अब संविधान सभा कैसे बना पाएंगे भाई कांग्रेस, क्योंकि मुस्लिम लीग स्वीकार कर रहा है, मुस्लिम लीग को भी स्वीकार करना था तब संविधान सभा बनाते। तो गांधी जी थे, कांग्रेस के बहुत सारे लीडर थे, दिग्गज लीडर, वो समझ जाते हैं इसका चाल को, अंग्रेज के चाल को, और बोलते हैं कि ये हम लोग के साथ खेल खेल रहा है। क्रिप्स प्रस्ताव एक प्रकार का समझिए कि खेल खेला गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ कि मुस्लिम लीग नहीं समर्थन करेगा तो तुमको संविधान सभा नहीं देंगे। तो वो गांधी जी बोलते हैं कि चलो ठीक है, तुम नहीं देगा मेरे को संविधान सभा, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास, हम लोग आंदोलन कर देंगे तुम्हारे खिलाफ, मेरे पास तो बहुत बड़ा हथियार है, मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दूंगा तुम्हारे खिलाफ। तो गांधी जी उसमें थे। आपको पता है यही 1942 ईस्वी में क्रिप्स प्रस्ताव जब फेल हो जाता है तो उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू कर दिया जाता है। जब ग्वालियर टैंक का एक प्रस्ताव जारी होता है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मीटिंग होता है, उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया जाता है क्रिप्स प्रस्ताव फेल होने के बाद। तो इस चीज को हम लोग समझ गए कि किस तरह से उसमें बैकग्राउंड बन रहा था, पृष्ठभूमि बन रहा था। जब भारत छोड़ो, अब एक साइड से चलिए देखिए क्या हो रहा है। अब परिस्थिति देखिए अंग्रेज को कहां कहां से मार पड़ रहा है। अब यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, जर्मनी है एक साइड में इंग्लैंड है, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ से जापान बैठा हुआ है दोस्त, बर्मा में, म्यांमार में जापान भी बैठा हुआ है भारत पर आक्रमण करने के लिए। भारत उसमें समझिए ब्रिटिश भारत, समझिए ब्रिटिश भारत। अब ब्रिटिश भारत में एक साइड से जापान आक्रमण करने के लिए सोच रहा है, एक समय से द्वितीय विश्व युद्ध यहां भी चल रहा है, पूरा बड़ा लेवल पर युद्ध चल रहा है दोस्त, ठीक। अब भारत में भी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। तो अब अंग्रेज को समझिए कुछ नहीं समझ में आता है। अंग्रेज को लगता है कि अब क्या करें, मैं सब जगह से इसको मैंने समझिए कि नुकसान हो रहा है अंग्रेज को। और उसके बाद में जब अंग्रेज को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उसके बाद में 1945 में आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्ति हो जाता है। और जब द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्ति होता है तो पूरा जियो पॉलिटिक्स देखिएगा, उसका समीकरण ही बदल जाता है। जो पहले अंग्रेज जो था, ब्रिटिश था, पूरे दुनिया को उपनिवेश बना के अपने आप को शक्तिशाली घोषित कर रहा था, उसमें आपको पता होगा कि शक्ति एक साइड में अमेरिका के साइड में चला जाता है और एक साइड में सोवियत संघ के साइड में चला जाता है दोस्त। दो धुरी शक्ति बन जाता है उसमें 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद। और इंग्लैंड का वर्चस्व धीरे धीरे कम होने लगता है पूरे दुनिया पर से। जब दुनिया पर से कम होने लगता है, उसके बाद एक और परिवर्तन इंग्लैंड में क्या होता है, राजनीतिक परिवर्तन। इंग्लैंड में 1945 में आपको पता है, 1945 से पहले विंस्टन चर्चिल वहां के प्रधानमंत्री थे, लेकिन 1945 में लेबर पार्टी का वहां सरकार बन जाता है। जब लेबर पार्टी का सरकार बनता है, क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं, तो लेबर पार्टी का क्या था दोस्त कि लेबर पार्टी समर्थक था, स्वतंत्रता का समर्थक था। और ऐसे नहीं समर्थक था, उसको पता था कि मैं अब भारत को इतना कमजोर हो चुका हूं, अब भारत इतना बड़ा देश है, उसको उपनिवेश बना के नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए क्लीमेंट एटली सोचता है कि चलो ठीक है, अब तुमको स्वतंत्र ही कर देते हैं, तुमको स्वतंत्रता दे ही देते हैं। तो उसके बाद जब स्वतंत्रता देने का बात आता है तो उसको पता रहता है, क्लीमेंट एटली को पता रहता है कि वहां मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में पूरा देश दो भाग में बटा हुआ है। मुस्लिम लीग का अलग डिमांड है, कांग्रेस का अलग डिमांड है। तो 1946 में एक कैबिनेट मिशन भेजता है दोस्त, एक कैबिनेट मिशन भेजा जाता है 1946 में क्लीमेंट एटली के द्वारा। और एक कैबिनेट मिशन जो आता है ना, उसके बाद में मुस्लिम लीग को भी बुलाता है और मुस्लिम लीग को भी बुलाता है और कांग्रेस को भी बुलाता है। मुस्लिम लीग को, कांग्रेस को बुला के कैबिनेट मिशन क्या करता है, बैठक करता है। और वो कैबिनेट मिशन बोलता है, अब मुस्लिम लीग यहां बोलता है कि हमको अलग पाकिस्तान चाहिए, अलग संविधान सभा चाहिए। कांग्रेस बोलता है नहीं, इकट्ठे संविधान सभा चाहिए, एक ही संविधान सभा होना चाहिए पूरे भारत के लिए। तो कैबिनेट मिशन क्या करता है, मुस्लिम लीग के जो मांग था दूसरा संविधान सभा का, उसको ठुकरा देता है। बोलता है कि नहीं, संविधान सभा एक ही होगा, उसी के अंदर मुस्लिम लीग को कुछ न कुछ रिजर्वेशन दे दिया जाएगा, मुसलमान के लिए रिजर्वेशन तय कर दिया जाएगा और संविधान सभा तो एक ही बनेगा और उसी के अंदर संविधान बनेगा। तो मुस्लिम लीग को किसी न किसी तरीके से, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनको समझा लिया जाता है और मुस्लिम लीग को इस बात के लिए मानवा लिया जाता है कि केवल और केवल भारत का एक ही संविधान सभा होगा। तो 1946 के कैबिनेट मिशन में दो संविधान सभा का जो मांग था उसको ठुकरा दिया जाता है और एक संविधान सभा का निर्माण का बात तय हो जाता है और मुस्लिम लीग भी इसमें समर्थन कर देता है दोस्त। तो देखिए कि अब जब संविधान सभा का डिमांड यहां से उठा था, बैकग्राउंड हम लोग देखें, तब संविधान सभा का बनाने का मांग तो अब कंप्लीट हो चुका है, कहा कि मांग तो अब पूरा कर दिया। और उसके बाद में मुस्लिम लीग का जो कांग्रेस के बीच का जो झगड़ा था वो भी खत्म हो गया कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो अब क्या होगा, संविधान सभा का निर्माण होगा। अब संविधान सभा का निर्माण देखिए कि किस तरह से होता है कि संविधान सभा का निर्माण कैसे करेंगे भाई। अब संविधान सभा है तो संविधान सभा क्या होगा, बहुत सारे लोग को ग्रुप है, उसमें बहुत सारे लोग को लाया जाएगा जो संविधान बनाएंगे। तो 1946 में क्या होता है जानते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और प्रतिनिधिक निर्वाचन होता है।
तो अप्रत्यक्ष चुनाव क्यों लिखे हैं? क्योंकि उसमें डायरेक्ट इलेक्शन करवाना पाना संभव नहीं था दोस्त। चुनाव डायरेक्ट करवा पाना, जो यहाँ जवाहरलाल नेहरू का कॉन्सेप्ट था कि वयस्क मताधिकार पर हमारा जो संविधान सभा होगा वैसे करवा पाना, उस तरह से करवा पाना संभव नहीं था। इसलिए अप्रत्यक्ष चुनाव किया गया। और अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब समझ जाइए कि उसमें पूरा भारत है ना दोस्त, तो भारत बहुत छोटे छोटे प्रांत में बटा हुआ था। तो छोटे छोटे प्रांत को बोला गया कि आप अपने जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के अनुसार से मेंबर को भेजिए चुन करके। तो प्रांतीय जो विधान परिषद था, प्रांतीय विधान परिषद, वो कुछ न कुछ सदस्य को चुन चुन करके संविधान सभा में भेजना शुरू किया। और प्रतिनिधित्व निर्वाचन का मतलब हुआ कि 10 लाख पर बोला गया कि 10 लाख जो जनसंख्या है, 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति को भेजा जाएगा प्रतिनिधि। 10 लाख व्यक्ति को प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति करेगा संविधान सभा में। इस हिसाब से पूरा प्रांत को बांटा गया। अगर मान लिया जाए कोई प्रांत है, अब प्रांत में 40 लाख जनसंख्या है, तो उस प्रांत से 4 गो व्यक्ति को संविधान सभा में नियुक्त करके भेजा जाएगा। तो इस तरह से प्रावधान किया गया कि संविधान सभा में व्यक्ति जाएंगे। तो 1946 में अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ, प्रतिनिधित्व निर्वाचन, जिसको 10 लाख पर एक व्यक्ति को भेजना था। इस तरह से पूरा संविधान सभा में व्यक्ति भेजना तय हुआ दोस्त। अब संविधान सभा में कुल सदस्य कितना रहेंगे भाई, इसको कैसे तय करेंगे? तो आपको ऑब्वियस सी बात अब क्लियर हो गया कि 10 लाख पर एक व्यक्ति जाना है, तो उस समय कितना भारत का जनसंख्या है उसको 10 लाख से डिवाइड कर दीजिए, तो उतना ही संख्या होगा संविधान सभा में। तो उस समय लगभग जनसंख्या था भारत का 38.9 करोड़ जनसंख्या था दोस्त। तो 38.9 करोड़ लगभग 39 करोड़ जनसंख्या था, उसको 10 लाख से डिवाइड किया गया, तो लगभग 389 सीट आया। तो 389 सीट टोटल संविधान सभा में बना। अब इस 389 सीट को भी बांटा गया, क्योंकि उसमें एक ब्रिटिश प्रांत था जहां अंग्रेज शासन कर रहा था, एक ऐसा भी क्षेत्र था जिस पर देसी राजा रजवाड़ा शासन कर रहा था, जिसको देसी रियासत बोलते हैं। तो 296 सीट दिया गया ब्रिटिश प्रांत को, 93 सीट दिया गया देसी रियासत को। तो इस तरह से 2 सीट बांटा गया दोस्त, 296 93 में। अब ये भी 296 को अगर डिटेल में जाइएगा तो 2 भाग में बांटा गया, क्योंकि ब्रिटिश प्रांत भी 2 तरह से बटा हुआ था दोस्त। एक ऐसा प्रांत था जहां गवर्नर शासन करता था, जिसको 292 सीट दिया गया, और कुछ ऐसा भी क्षेत्र था जहां चीफ कमिश्नर शासन करते थे, कमिश्नर आयुक्त जिसको बोलते हैं, आयुक्त शासन करते थे। तो 4 सीट आयुक्त वाला में दिया गया। तो इस तरह से सीट का पूरा बंटवारा हो गया पूरा भारत में, और चुनाव प्रक्रिया शुरू हुआ। चुनाव प्रक्रिया शुरू हुआ तो एक चीज यहां देखिए, जो देसी रियासत थे, तो देसी राजा रजवाड़ा थे, वो बहुत दिनों से शासन कर रहे थे भारत में। तब उनको लगता था ना कि हम संविधान सभा में, अगर संविधान सभा में भाग बन जाएंगे तो हम भारत के संविधान के अंदर आ जाएंगे और भारत के सरकार के अधीन हो जाएंगे। तो मेरा जो राजपाट चलता है, राजा का जो मेरा यहाँ इतना ज्यादा अहोदा है, वो सब खत्म हो जाएगा। तो ये लोग सोचते थे, देसी राजा जो देसी रियासत थे, वो बोले कि हम संविधान सभा में भाग नहीं लेंगे। मैं ये दिमाग अलग लगा रहे थे कि मैं जब स्वतंत्र अंग्रेज छोड़ के भारत जाएगा तो मैं क्या करूंगा, एक अलग देश बना लूंगा, उसमें अपना प्रजा को अलग तरीके से शासन चलाऊंगा, प्रशासन चलाऊंगा। ये दिमाग लगाया था देसी रियासत। लेकिन आगे चलकर देसी रियासत को भी भारत और पाकिस्तान दोनों में मिलना पड़ता है, देखेंगे किस तरह से मिलता है। तो इस तरह से इतना सीट हो गया। उसके बाद इसका चुनाव हुआ दोस्त, अप्रत्यक्ष रूप से ही चुनाव हुआ, लेकिन चुनाव का रिजल्ट आया। तो रिजल्ट आया तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट था। देखिए रिजल्ट क्या था, कि रिजल्ट था दोस्त 200, जो टोटल 389 सदस्य का चुनाव हुआ था, जिसमें 296 तो ब्रिटिश प्रांत थे और 93 तो देसी रियासत। तो देसी रियासत को भूल जाइए, देसी रियासत तो स्पेशल अकेले हो गया राजा रजवाड़ा के लिए। लेकिन ये 296 सीट में जो चुनाव हुआ ना, ये 296 सीट का ब्रिटिश प्रांत में जो चुनाव हुआ, उसमें से 208 सीट तो केवल इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष में गया, 73 सीट मुस्लिम लीग के पक्ष में गया, 15 सीट अन्य लोगों के पक्ष में गया। अब इस फिगर को देखिए, आप देखिए कि मुस्लिम लीग को कितना सीट मिला है, 73 सीट। मुस्लिम लीग जो कैबिनेट मिशन में मान गया था कि मैं समर्थन करूंगा संविधान सभा को, उसको जब रिजल्ट आता है 73 सीट मिलता है तो वो बॉयकॉट कर देता है, बहिष्कृत कर देता है संविधान सभा का। बोलता है नहीं भाई, मैं तो संविधान सभा में समर्थन नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मुझे तो 73 सीट केवल मिला है, कांग्रेस को देखो 208 सीट मिला है। अगर संविधान सभा में जो बात मनवाना चाहेगा कांग्रेस मनवा लेगा, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ बहुमत है, मेरा बहुमत तो है ही नहीं। आज के समय से परिस्थिति समझिए आप, कि आज के समय में अगर किसी व्यक्ति का बहुमत, किसी पार्टी का बहुमत संसद में नहीं रहता है तो उसका क्या चलता है, कुछ नहीं चलता है। व्यक्ति उस कानून पास हो जाता है बहुमत का, सरकार का। तो उसी तरह से वहां ही समझ रहा था मुस्लिम लीग कि हमको तो कोई फायदा होगा ही नहीं, क्योंकि 73 सीट मेरे पास है। लेकिन अब ये मुस्लिम लीग क्या करेगा, अब संविधान सभा का तो डिमांड हुआ
रखा नहीं गया है, यहाँ कैबिनेट मिशन में बोला कि 2 संविधान सभा तो बनेगा नहीं, तो मुस्लिम लीग बॉयकट कर देता है, बहिष्कृत कर देता है संविधान सभा का जब बैठक होना शुरू होता है तो उसमें भाग नहीं लेता है। मुस्लिम लीग भी भाग नहीं लेता है, देसी रियासत भी भाग नहीं लेता है। तो भाग नहीं लेता है तो पहली बैठक संविधान सभा तो चलेगा, संविधान ऐसा थोड़ा तो है नहीं कि अब भंग कर दिया जाएगा, संविधान सभा का प्रोसेस आगे शुरू होता है। संविधान सभा का पहली बैठक दोस्त 9 दिसंबर 1946 को होता है, और जब 9 दिसंबर 1946 का पहली बैठक होता है तो इसमें मात्र 211 लोग शामिल होते हैं, मात्र 211 लोग शामिल होते हैं। बताइए टोटल लोग कितने थे? 389। पहला बैठक में आए कितना? 211 लोग आए। तो इस तरह से मुस्लिम लीग बहिष्कार कर दिया था। और जब पहली बैठक हुआ था तो उसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया था, और उसके बाद में संविधान सभा का कार्य शुरू किया गया। उसके बाद फिर अगला बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ। जब 1946 को 11 दिसंबर को बैठक हुआ तो जो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद थे उनके जगह पर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में परमानेंट जो अध्यक्ष है, परमानेंट अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष बना दिया जाता है, और उसके साथ 2 उपाध्यक्ष बनाया जाता है, एक डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, एक बी.टी. कृष्णमाचारी। अब इस तरह से पूरा संविधान सभा का अध्यक्ष बन गए, उपाध्यक्ष बन गए, और कार्य प्रक्रिया शुरू होता है दोस्त। संविधान बनाने का, निर्माण करने का कार्य शुरू होता है। संविधान निर्माण का कार्य जब शुरू होता है और उसके बाद में जब राजेंद्र प्रसाद बनते हैं ना, अध्यक्ष बनते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद को लगता है कि मुस्लिम लीग भी तो हम ही लोग का भाई है। उनको बुलाने की कोशिश करते हैं, मनाते हैं, सोचते हैं मुस्लिम लीग को, मोहम्मद अली जिन्ना को रिक्वेस्ट भेजते हैं, भाई मान जाओ, आ जाओ, संविधान बनाते हैं, हम लोग स्वतंत्र भारत का संविधान बनाते हैं, तुम लोग हम ही लोग के साथ तो स्वतंत्रता संघर्ष लड़े हो ब्रिटेन के खिलाफ, और संविधान बनाने के समय में तुम गायब हो, तो चलो आओ मिल के संविधान बनाते हैं स्वतंत्र भारत का। लेकिन मुस्लिम लीग अडिग रहता है दोस्त। आगे जाके इंटरिम गवर्नमेंट बनता है तो 5 को मुस्लिम लीग की तरफ से आता है मेंबर अंतरिम सरकार में, लेकिन मुख्य रूप से मुस्लिम लीग समर्थन नहीं करता है दोस्त। तो इस तरह से समझिए कि पूरा कार्यभार चलता है संविधान बनाने का। और उसके बाद में देखिए एक पॉइंट आओ, देखिए कि 13 दिसंबर, इसी के 11 दिसंबर को तो अस्थायी अध्यक्ष बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके 2 दिन के बाद 13 दिसंबर को 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या होता है दोस्त? उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब होता है फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान हम लोग बना रहे हैं, स्वतंत्र भारत के लिए जो संविधान का निर्माण कर रहे हैं, उसका क्या फिलॉसफी होगा, क्या दर्शन होगा। दर्शन का मतलब समझ रहे हैं ना, किस तरह का संविधान होगा। जैसे में संविधान का राज्य का किस तरह का नेचर होगा, प्रकृति होगा। जैसे में संप्रभु होगा, गणराज होगा, इस तरह का प्रकृति शामिल किया गया। गणराज होगा, जैसे में आपको किसी राज्य का संविधान का प्रकृति क्या होता है, मोनार्की का, जैसे में इंग्लैंड में है, तो हम लोग के यहाँ क्या हुआ, गणराज होगा। फिर हम लोग इंश्योर किए कि हम लोग का जनता को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। तो ये सब चीज उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित था दोस्त। तो यही उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया संविधान सभा में, और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया संविधान सभा द्वारा। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा द्वारा। तो इस तरह से संविधान सभा में कार्य प्रक्रिया शुरू हुआ। और संविधान सभा में आपको पता है कि बहुत सारे महिला भी शामिल थी, लगभग 15 महिला, बोला जाता है कि 15 महिला संविधान सभा में थी, और टोटल जो संविधान बनाने का काम किया जा रहा था। और ये जो संविधान सभा में लोग थे उसको 3 कैटेगरी में बांट के किया गया था। एक में समझिए कि एक में क्या किया गया था, एक साइड में मुस्लिम सिख को रिजर्वेशन दिया गया था, और एक साइड में जनरल कैटेगरी बनाया गया था। इस तरह से पूरा संविधान सभा का निर्माण प्रक्रिया हुआ, चुनाव प्रक्रिया हुआ था दोस्त। तो इस तरह से संविधान सभा के बारे में हम लोग कहानी समझे। और उसके बाद में देखिए सिचुएशन क्या होता है, वहाँ क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बना हुआ है ब्रिटेन में। जब क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बना हुआ है तो वो क्या करता है, लेबर पार्टी गवर्नमेंट है, वो 20 फरवरी 1947 को घोषणा कर देता है कि 30 जून 1948 से क्या होगा, पहले 30 जून 1948 लास्ट डेट है, उस समय हम बाहर चल जाएंगे। उस समय हम बाहर चल जाएंगे कहाँ से, भारत को छोड़ के निकल जाएंगे, घोषणा हो जाता है। तब घोषणा हो गया था। कांग्रेस जो इतना पहले, बताइए, इससे पहले जल्दी कर रहा था कि अंग्रेज को भगाओ भगाओ भगाओ, लेकिन जब ये घोषणा जब करता है ना क्लीमेंट एटली 20 फरवरी 1947 को, तो कांग्रेस को लगता है कि इतना जल्दी छोड़ के भारत जा रहा है, हम लोग को तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो झगड़ा है वो भी तो अभी नहीं सुलझा है। मुस्लिम लीग तो अभी भारतीय संविधान सभा में तो वो भाग भी नहीं ले रहा है यार, प्रॉब्लम तो सुलझा दो तब तुम जाना। तब अब ये कांग्रेस बोलता है कि हमको प्रॉब्लम है हमारे यहाँ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच, और सांप्रदायिक दंगा भी हो रहा है भारत में, तो उसको सुलझाने की कोशिश करो। तो उसके बाद में क्लीमेंट एटली बोलता है चलो टेंशन मत लो, तुमको हम एक और प्लान भेजते हैं
हैं, एक व्यक्ति को भेजते हैं, वो सुलझा देगा तुम्हारे प्रॉब्लम को। अब 3 जून 1947 को दोस्त माउंटबेटन नाम का व्यक्ति भारत आता है एक प्लान लेकर, उसी को हम लोग 3 जून का प्लान भी बोलते हैं या माउंटबेटन योजना बोलते हैं। और उसके बाद में इसमें क्या होता है, माउंटबेटन योजना में आप सिंपल सा समझिए, जो मोहम्मद अली जिन्ना जिद लगा के रखे कि पाकिस्तान चाहिए, एक अलग संविधान सभा चाहिए, तो माउंटबेटन योजना का ऐसा कोई मकसद नहीं रहता है कि पाकिस्तान नाम का देश बने, लेकिन इसको मजबूरी में स्वीकार करना पड़ता है मोहम्मद अली जिन्ना का मांग को, और एक अलग संविधान सभा का मांग को माउंटबेटन स्वीकार कर लेता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी स्वीकार करना पड़ता है दोस्त, मजबूरी रहता है, उसको मन नहीं रहता है स्वीकार करने का, क्योंकि मजबूरी ये रहता है कि भारत में जगह जगह पर क्या होता है, सांप्रदायिक दंगा होता है, बहुत सारे लोग मरते रहते हैं, खून खराबा होता है। ये सब देख के कांग्रेस बोलता है कि चलो भाई तुम्हारा पाकिस्तान सही है, तुमको पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान ले लो, लेकिन ये जो दंगा फसाद हो रहा है उसको बंद करो। तो ये चलते कांग्रेस भी मजबूर होकर माउंटबेटन योजना के तहत मुस्लिम लीग के मांग को स्वीकार कर लेता है। और उसके बाद में तो पहले से हर हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट को तो बोला ही गया था कि 30 जून 1948 समाप्त हो जाएगा। तो इसके बाद जब माउंटबेटन योजना तो पता चल गया, योजना ना है, प्लान है, तो इसको संवैधानिक रूप से लागू करना पड़ेगा भारत में, कि संवैधानिक रूप से बताना पड़ेगा किस तरह से लागू होगा। तो इसी के लिए आपको पता होगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 18 जुलाई 1947 को पास हुआ ब्रिटिश के संसद में दोस्त। ब्रिटिश के संसद में एक कानून पास हुआ माउंटबेटन योजना के बाद 18 जुलाई 1947 को, जिसको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बोलते हैं। और ये अधिनियम में 3 प्रावधान रखा गया। वो 3 प्रावधान को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या था। पहला प्रावधान था कि संविधान सभा संप्रभु होगा। अभी तक संविधान सभा यहाँ जो काम कर रहा था, इससे पहले भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से पहले वो संविधान सभा कैबिनेट मिशन के देख रेख में काम कर रहा था, इसलिए उसको संप्रभु नहीं बोलेंगे। और यहां संप्रभु बोल दिया गया क्योंकि अब कोई ब्रिटिश का इंटरफेयर नहीं रहेगा। भारत को बोला गया आप अपना स्वतंत्र रूप से संविधान बनाने के लिए तैयार रहिए, अपना स्वतंत्र संविधान बनाइए, ब्रिटिश का कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा। पाकिस्तान को भी बोल दिया गया कि मुस्लिम लीग को भी बोला कि उसका अलग संविधान सभा होगा, तू भी अपना अलग संविधान बना लो। और उसके बाद में जब दोनों अलग अलग संविधान बनाना शुरू किए ना, तो जो ये देसी रियासत था, बोला था मैं अलग रहूंगा, वो अब क्या किया, कुछ लोग मुस्लिम लीग के साइड में समर्थन देना शुरू किए और कुछ लोग कांग्रेस के साइड में आ गए। और आगे चल के देखेंगे किस तरह से 2 जूनागढ़ हैदराबाद है और जम्मू कश्मीर का मामला फंसता है, लेकिन जूनागढ़ हैदराबाद को तो मामला को सिमटा दिया जाता है। उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, दोनों को भारत में मिलाने में, भारत में मिक्स करने में। तो इस तरह से हम लोग का संविधान सभा संप्रभु हो गया, मुस्लिम लीग के लिए अलग संविधान सभा हो गया, कानूनी रूप से अधिनियम आ गया। और उसके बाद में बोला गया कि अभी तक क्या था, अभी तक तो समझिए कि बोला जा रहा था कि संविधान सभा बन रहा है, संविधान निर्माण हो रहा है भविष्य के लिए, लेकिन उसमें प्रशासन चलाने के लिए भी जरूरत है नियम कानून का, क्योंकि उस समय जो 1946, 47, 48, 49, 50 में आप प्रशासन कैसे चलाइएगा, तत्कालिक कोई कानून होना चाहिए ना उस समय के लिए। तो उस समय कानून बनाने के लिए समझिए कि संसद तो था नहीं, चुनाव हुआ नहीं था, अभी संविधान का ही निर्माण हो रहा था। तो उस समय के लिए इसी का अधिनियम में एक प्रावधान रखा गया कि जो संविधान सभा है वही विधायिका के रूप में भी काम करेगा। समझ रहे हैं ना, कानून बनाने का भी काम विधायिका ही करेगा, संविधान निर्माण का भी काम संविधान सभा ही करेगा, और विधायिका का काम भी संविधान सभा करेगा। तो यहां एक पॉइंट याद रखिएगा कि जब भी संविधान सभा का संविधान बनाने के लिए जब अध्यक्षता होता था, तो उसका अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। जब संविधान सभा का बैठक कानून बनाने के लिए विधायिका के रूप में होता था, तो उसका बैठक अध्यक्षता जीबी मावलंकर करते थे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अब इतना हम लोग पूरा संविधान निर्माण हो रहा है दोस्त, क्योंकि दोनों देश का अब संविधान अलग अलग हो गया है, पाकिस्तान का अलग हो गया है। अब देखते हैं कुछ मुख्य बिंदु जो एग्जाम में पूछा जाता है, और वो मुख्य बिंदु है क्या, पहला जिसमें 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। जो हम लोग का झंडा है, भारतीय ध्वज है, उसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। आपको पता है कि पिंगाली बेनकिया द्वारा इसको डिजाइन किया गया था 3:2 में, और इसको हम लोग भारत को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाए। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो जन गण मन लिखा गया था बंगाली में, उसको राष्ट्रीय गान के रूप में हम लोग 24 जनवरी 1950 को लागू किए। और राष्ट्रीय गीत जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, उसको हम लोग वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाते हैं। और उसी समय 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम भारत का राष्ट्रपति घोषित किया जाता है दोस्त। इतना सब हो गया। उसके बाद जब संविधान बना ना दोस्त, तो संविधान में बनने में बहुत समय लग गया। 2 साल 11 महीना 18 दिन, और खर्चा भी बहुत आया, लगभग 64 लाख रुपया का खर्चा आया। तो इतना समय क्यों लग गया? क्योंकि हम लोग जब संविधान बना रहे थे ना, तो हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा संविधान बने कि भविष्य में भी काम आए, और विस्तृत संविधान होना चाहिए। क्या है कि हम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा
डाइवर्सिटी है, विविधता है, तो सारे व्यक्तियों को ध्यान में रखकर, सारे चीज को ध्यान में रखकर संविधान बनाया जा रहा था। और लगभग 60 देशों का संविधान को अध्ययन करने के बाद भारत का संविधान बना था। तो इसलिए बहुत ज्यादा समय लग गया, बहुत ज्यादा खर्चा भी हो गया। उसके बाद 26 नवंबर 1949 ईस्वी के दोस्त, जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा बन के तैयार, संविधान निर्माण कार्य पूरा हो गया। पूरा कंप्लीट संविधान का निर्माण कब हो गया कंप्लीट? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को कंप्लीट हो गया और उसी दिन संविधान को अपना लिया गया। लेकिन संविधान को अपनाया गया और इसमें लगभग समझिए कि अब यहाँ तो मुस्लिम लीग निकल गया था, तो सदस्य भी कम हो जाएगा, तो 299 सदस्य बचा था मुस्लिम लीग के निकलने के बाद। और 26 नवंबर जब 1949 में संविधान अपनाया जा रहा था, उसमें 284 सदस्य थे जो डॉक्यूमेंट पर साइन किए और संविधान को कंप्लीट कर दिए। तो इस तरह से संविधान बना। और कुछ प्रावधान जो इंपॉर्टेंट प्रावधान था, महत्वपूर्ण प्रावधान, वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। जैसे में नागरिकता से संबंधित प्रावधान था 5, 6, 7, 8 अनुच्छेद। उसके बाद में चुनाव से संबंधित प्रावधान था 324 अनुच्छेद। तो इस तरह का कुछ अनुच्छेद तो उसी समय लागू कर दिया गया। लेकिन कुछ अनुच्छेद पूर्ण रूप से जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू किया, संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया दोस्त। और जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया तो हम लोग यहाँ से स्वतंत्र गणराज्य बन गए। इससे पहले तक 26 जनवरी 1950 से पहले तक हम लोग डोमिनियन स्टेट थे, डोमिनियन राज थे। डोमिनियन राज का मतलब प्रशासन तो भारतीय लोग चला रहा था, लेकिन उसका संवैधानिक प्रमुख जो था वो कौन था? अंग्रेज। वहां इंग्लैंड के रानी महारानी हुआ करती थी। तो इस तरह से 26 जनवरी 1950 को इंग्लैंड के जो रानी महारानी थी उसका कहानी खत्म हुआ। यहां से हम लोग अपना भारत का राष्ट्रपति के रूप में देखते हैं। तो इस तरह से संविधान का पूर्ण रूप से लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया, और देखिए जब संविधान बन रहा था ना दोस्त, इतना बड़ा संविधान बना, इतना सारा काम अकेले कोई व्यक्ति तो करेगा नहीं, तब बहुत सारा प्रमुख समितियां बनाया गया। तो समिति बनाया गया, तो समिति को याद करने का मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उसको याद कर लीजिएगा, आसानी से एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए जैसे में लिखा हुआ है संघ संविधान समिति। संघ से संबंधित याद रखिए, दिमाग में रखिए कि भारत जब आजाद होगा तो संघ में प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? जवाहरलाल नेहरू। तो संघ से संबंधित संविधान समिति है, उसका अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद प्रांत, तो प्रांत से दिमाग में आपको आना चाहिए कि प्रांत को एकीकृत करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो प्रांत से संविधान समिति का अध्यक्ष कौन होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब प्रांत में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांत को इकट्ठे करने जाएंगे तो वहां के जो लोग होगा वो बोलेगा हमको मौलिक अधिकार चाहिए, अल्पसंख्यक होगा वो भी बोलेगा हमको अधिकार चाहिए। तो उसको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं, समझिएगा। तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक का अधिकार के संबंधित जो समिति का अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? सरदार पटेल ही होंगे, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद संचालन समिति है। तो संचालन समिति आपको पता है आज के समय में जब लोकसभा का संचालन होता है तो लोकसभा का संचालन कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो उसमें भी संचालन समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो उसमें जो संविधान सभा के अध्यक्ष होंगे जे होंगे, तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष वो ही थे। उसके बाद एक महत्वपूर्ण समिति था दोस्त, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, जो पूरा संविधान को ड्राफ्ट किए थे, पूरा संविधान को ड्राफ्ट किए थे, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रारूप दिए थे। वो कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता भी बोला जाता है दोस्त। तो इस तरह से प्रारूप समिति बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके लिए याद रखिए इसमें 6 अन्य सदस्य थे और 1 भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। टोटल 7 सदस्य थे दोस्त। तो अध्यक्ष का नाम कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो याद रख लीजिए कि 6 अन्य सदस्य में पहला थे जो एन गोपाल स्वामी अय्यर, और उसके बाद में अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, और उसके बाद में के मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बीएल मित्र, डीपी खेतान। अब बीएल मित्र का तबीयत खराब हो जाने के बाद एन माधव राव उनका जगह ले लेते हैं। डीपी खेतान का 1948 में मृत्यु हो जाता है तो टीटी कृष्णमाचारी उसके जगह ले लेते हैं। तो इस तरह से पूरा संविधान का निर्माण हुआ। और आप 2-4 पॉइंट और याद रख सकते हैं संविधान के बारे में कि जो भारतीय संविधान सभा का प्रतीक क्या था? तो हाथी था। ध्यान रखिए कि भारतीय संविधान इतना बड़ा बना ना, तो उसी से संबंधित समझ लीजिए कि संविधान का प्रतीक हाथी था, बड़ा हाथी के रूप में। और उसके बाद में एक चीज़ और याद रखिए कि जो संविधान इतना बड़ा संविधान बना तो प्रेम बिहारी नारायण, मैंने जो इंग्लिश में क्या इसको जो संविधान शुरू में लिखा गया था ना, तो उसको इंग्लिश में हाथ से लिखा गया था। तो उस सुलेखक कौन था? कैलीग्राफी कौन किया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा था जो इंग्लिश में संविधान को लिखा था। और उसको हिंदी में कौन कन्वर्ट किया था? तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करने वाला व्यक्ति था बसंत कृष्ण वैद। हिंदी में संविधान को लिखा था, अनुवाद किया था बसंत कृष्ण वैद। याद रखिएगा ये पॉइंट को। इस तरह से हम लोग संविधान का पूरा स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं। और संविधान का दोस्त कुछ, और संविधान का सलाहकार एक याद रखिएगा पॉइंट कि पूरा जो संविधान निर्माण हो रहा था, संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी.एन. राव काम कर रहे थे। बी.एन. राव भीमराव अम्बेडकर से अलग हैं। बी.एन. राव को समझिए वो संवैधानिक सलाहकार थे, सलाहकारी के रूप में काम करते थे। भीमराव अम्बेडकर थे। और एक था
पॉइंट ध्यान रखिए कि संविधान सभा का क्रिटिसिज्म होता है। जैसे में बोला जाता है कि संविधान सभा संप्रभु नहीं था, कैबिनेट मिशन के कहने पर बना। तो ऐसा कोई बात नहीं कि कैबिनेट मिशन का केवल संप्रभुता का अभाव था। आगे जाके हम लोग देख चुके हैं कि भारत शासन अधिनियम 1947 में हमारा संविधान सभा संप्रभु हो चुका था। उसके बाद और बोला जाता है कि क्या क्रिटिसिज्म के रूप में बोला जाता है, इसको समझिए कि आलोचना किया जाता है संविधान सभा का, कि इसमें कांग्रेस का वर्चस्व था, क्योंकि 208 सदस्य तो कांग्रेस से थे। तो आप बताइए कि जब बोला जाता है, उसमें ग्रेनविल ऑस्टिन नाम का एक संविधान विशेषज्ञ है ब्रिटेन का, वो बोलता है कि कांग्रेस ही संविधान है, संविधान ही कांग्रेस है। तो इस तरह का बात बोलता है। तो आप समझिए कि उसमें संविधान कौन बनाएगा दोस्त? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही तो एक पार्टी था जो इतना बड़ा पार्टी के रूप में हम लोग के देश के स्वतंत्रता संघर्ष के लिए लड़ाई किया था। तो वही तो लोग रहेंगे ना ज्यादा, और कहां से उसमें पार्टी बना था बहुत ज्यादा, तो उसी का तो वर्चस्व रहेगा। तो ऐसा कोई बेतुका समझिए कि आलोचना है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव के रूप में लिखना है, उसका आलोचना भी लिखना है। अगर एग्जाम में पूछ दे मेंस में, तो आलोचना को जवाब भी देना है पॉजिटिव रूप में। उसके बाद में और बोला जाता है क्या कि हिंदुओं का वर्चस्व था। तो आपको बताइए कि मुस्लिम लीग को मौका दिया गया था ना भाई, कि मुस्लिम लीग भी आओ, मुस्लिम को बुलाया गया था संविधान सभा में, लेकिन मुस्लिम लोग तो अपना अलग संविधान सभा का मांग ही कर लिए। तो मुस्लिम संख्या ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि हिंदुओं का वर्चस्व था, मुस्लिम लीग को पहले ऑप्शन दिया गया था, उसके बाद वो अलग डिमांड कर लिए संविधान सभा का। उसके बाद और बोला जाता है क्या बहुत ज्यादा समय लग गया, इतना समय का बर्बादी है। तो समय का बर्बादी नहीं है दोस्त। बोला जाता है कि अमेरिका का संविधान 4 महीना में बन गया। तो अमेरिका का संविधान आपको पता है, केंद्र का अलग संविधान है, राज्य का अलग संविधान है, लेकिन हम लोग क्या किए, पूरा केंद्र का और राज्य का दोनों का इकट्ठा संविधान बना दिए। तो हम लोग को संविधान बनाने में समय लगेगा ही। अब पूरा विविधता कितना है भारत में आपको पता ही है। तो संविधान बनाने में ऑब्वियस सी बात है समय लगा है, लेकिन एक अच्छा संविधान बना, जीवित दस्तावेज बना, इसी चलते आज भी हम लोग का संविधान जिंदा है दोस्त। तो इस सब जितना भी आलोचना है, और बोला जाता है कि वकील का स्वर्ग था। तो संविधान का प्रावधान, जो संवैधानिक प्रावधान था, वो आम व्यक्ति थोड़े समझेगा, समझ रहे हैं, वकील ही तो समझेगा इस बात को। तो इसलिए संविधान वकील के द्वारा लिखा गया। तो ये सब आलोचना है, आप लिख सकते हैं, लेकिन इसको अंत में जब कंक्लूड कीजिएगा तो एक पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ कंक्लूड कीजिएगा दोस्त। तो इस तरह से हम लोग पूरा संविधान का निर्माण पढ़ चुके हैं। अगले क्लास में संविधान का विशेषता पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्त।